दोस्तों, वैज्ञानिक हर दिन ही किसी न किसी नए ग्रह को ढूंढा ही करते हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इनमें से कुछ पॉपुलर कैटेगरी है रॉकी प्लैनेट, गैस जायंट और आइस जायंट। रॉकी प्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जिनकी सतह ठोस होती है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। इसके बाद आते हैं गैस जायंट, जो ऐसे ग्रह होते हैं जो पूरी तरीके से गैस से बने होते हैं और साथ ही में इनका साइज भी बहुत ज्यादा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सौरमंडल में मौजूद जुपिटर ग्रह है। अंत में आते हैं आइस जायंट, जो ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी सतह पूरी तरीके से बर्फ से बनी होती है। इस तरह के ग्रहों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेपच्यून ग्रह है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक अपनी तकनीकी में सुधार लाते गए और विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमें नई कैटेगरी के प्लेनेट भी मिलने लगे। उन सभी ग्रहों में से हम इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हैबिटेबल प्लैनेट, यानी ऐसे ग्रह जिन पर जीवन मौजूद होने के चांस हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही ग्रह के बारे में बताने वाले हैं जो नासा द्वारा डिस्कवर किया गया है और ऐसा माना जाता है कि वह जीव जंतुओं के लिए हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा अच्छा है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे ग्रहों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैट्रिक बनाया है जिसे अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स कहा जाता है। आप इसे एक फॉर्मूला समझ सकते हैं जिसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि कोई ग्रह पृथ्वी से कितना ज्यादा मेल खाता है। इस फॉर्मूले में 3 मेन पैरामीटर होते हैं और वह है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हैबिटेबिलिटी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने पर हमें हमेशा 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज मिलती है, जिसमें 0.8 से 1.0 तक की वैल्यू एक ऐसे ग्रह को दर्शाती है जो ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी के जैसा ही होता है। एडवांस टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हम अंतरिक्ष में बहुत तेजी से नए ग्रहों और चांदों की खोज कर रहे हैं। शायद ये बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, लेकिन अंतरिक्ष में हमें काफी सारे ऐसे चांद भी देखने को मिलते हैं जिन पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हमें कहीं दूर दराज के अंतरिक्ष में नहीं जाना है, बल्कि हमारे सौरमंडल में ही ऐसे काफी सारे मून मौजूद है जिन पर जीवन मौजूद होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सैटर्न ग्रह का चांद टाइटन इस रेस में सबसे आगे है और ऐसा माना जाता है कि इसकी सतह के नीचे एक लिक्विड समुद्र मौजूद है जहां पर शायद बैक्टीरियल फॉर्म में लाइफ मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि मंगल ग्रह के बाद हमारा अगला टारगेट यही चांद होगा और शायद हम यहीं पर अपनी कॉलोनीज बिल्ड करेंगे। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सौरमंडल के अलावा अंतरिक्ष में अगर कोई भी ग्रह ढूंढा जाता है तो उसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इस तरह से अगर किसी चांद को सौरमंडल से बाहर खोजा जाता है तो उसे एक्सो मून कहा जाता है। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट की खोज 2019 में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। इस ग्रह का नाम टी गार्डन बी था और ये एक सुपर अर्थ की कैटेगरी में आने वाला प्लेनेट है। टी गार्डन बी एक एम टाइप के तारे का चक्कर लगाता है और इसे ऐसा करने में मात्र 4.9 दिनों का समय लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक साल 365 दिनों का होता है, वैसे ही इस ग्रह का एक साल मात्र 4.9 दिनों का होता है। आप यहाँ पर जाने के बाद अपना बर्थडे हर 5 दिन में मना पाएंगे। खैर, ये जिस तारे का चक्कर लगाता है उसका नाम टी गार्डन स्टार है और ये हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे नजदीकी तारों में से एक है। इस तारे की हमारे सूर्य से दूरी करीब 12.4 प्रकाश वर्ष है, यानी अगर आप यहाँ पर प्रकाश की गति से भी जाते हैं तब भी आपको यहाँ तक पहुँचने में 12.4 सालों का समय लगेगा। ये एक रेड ड्वार्फ कैटेगरी का प्लेनेट है और हमारे सूर्य से करीब 10 गुना छोटा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी ब्राइटनेस और हीट भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी यह इसका चक्कर लगा रहे 2 ग्रहों के लिए काफी है। ये दोनों ही ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद पहले 2 इनर प्लेनेट के जैसे है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इनर प्लेनेट हमारे सौरमंडल के एक ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी दूरी सूर्य से काफी ज्यादा कम है। हमारे सौरमंडल में 4 इनर प्लेनेट मौजूद है और उनके नाम मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। टी गार्डन स्टार का चक्कर लगा रहे वह 2 ग्रह बिल्कुल मरकरी और वीनस जैसे है, क्योंकि उनकी दूरी तारे से काफी ज्यादा कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह दोनों ही ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी तरल फॉर्म में मौजूद होता है और तारे से निकलने वाली हीट और लाइट परफेक्ट मात्रा में पड़ती है। हमारी पृथ्वी खुद ही सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही हम इंसान आज यहाँ पर जीवित होते। एक तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद होने का मतलब है कि उस पर जीवन मौजूद होने के चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन दोनों ही ग्रहों में टी गार्डन बी वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स यानी ESI 0.95 का है। आज तक वैज्ञानिकों ने जितने भी एक्सोप्लैनेट ढूंढे हैं
यह उन सभी के मुकाबले पृथ्वी से ज्यादा सिमिलर है। इस बात की 60% पॉसिबिलिटी है कि इस ग्रह के अंदर का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारी पृथ्वी का भी एवरेज टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के नजदीक होगा, जो इसे इंसानों के रहने लायक बना देगा। टेम्परेचर के मामले में तो ये ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी से मेल खाता है। इस ग्रह का पड़ोसी टी गार्डन सी प्लैनेट जो इस तारे से थोड़ा दूर मौजूद है, उसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स स्कोर 0.68 है और वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर गर्म तापमान होने का खाली 2 से 3% चांस है। वैज्ञानिक बताते हैं कि शायद ये ग्रह बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा हो सकता है और इसका तापमान करीब -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता होगा, जो हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इन दोनों का ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 3 से 17 गुना ज्यादा होगा। साथ ही में इन दोनों ग्रहों पर लिक्विड वाटर मौजूद होने के चांस है। पहले ग्रह में पानी सतह पर ही मौजूद होगा क्योंकि उसका तापमान काफी अच्छा है, लेकिन दूसरे ग्रह में ये पानी शायद बर्फीली सतह के नीचे मौजूद होगा। इस सोलर सिस्टम के अलावा वैज्ञानिकों ने ऐसे और भी कई सारे सोलर प्लैनेटरी सिस्टम खोजे हैं जो पृथ्वी से काफी हद तक मेल खाते हैं। इनमें से एक बहुत ही फेमस प्लैनेटरी सिस्टम TOI 700 है। ऐसा माना जाता है कि इस प्लैनेटरी सिस्टम में करीब 4 ग्रह मौजूद होंगे, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट TOI E और TOI D है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये दोनों ही रॉकी प्लैनेट है और इनका साइज बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। 700E का ऑर्बिटल पीरियड करीब 28 दिन है, यानी इससे अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लगता है। साथ ही में इसका साइज पृथ्वी के साइज का 95% है। 700D ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड 37 दिन का है, यानी यहाँ पर एक साल हमारी पृथ्वी के 37 दिनों के बराबर होता है। इस ग्रह का साइज हमारी पृथ्वी के साइज का 105% है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इन दोनों ही ग्रहों पर गर्म तापमान होने के काफी ज्यादा चांस है और अगर ऐसा होता है तो सच में यहाँ पर बैक्टीरियल लाइफ मौजूद होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये प्लैनेटरी सिस्टम 1.5 अरब साल से यहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि इसे जीवन क्रिएट करने का इनफ टाइम मिल चुका है और यहाँ पर जीव जंतु मौजूद होने की भी काफी हाई चांस है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीव जंतु मिलते हैं तो उनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर पृथ्वी के ऑर्गेनिज्म जैसा ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही एवोल्यूशन भी ब्रह्मांड की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इवोल्यूशन का काम होता है जीव जंतुओं को उनके वातावरण के हिसाब से मॉडिफाई करना और उनकी स्पीसीज को बचाए रखना। अगर हमें कोई ऐसा प्लेनेट मिलता भी है जहाँ के समुद्रों में जीवन मौजूद हो तो हम ये 100% निश्चित होकर कह सकते हैं कि वह भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद मछलियों के जैसे दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मछलियों का ही डिजाइन एक परफेक्ट डिजाइन है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए। इवोल्यूशन चाहे जहां भी हो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सेम ही रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर ही ऐसे काफी सारे उदाहरण है जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारे समुद्रों में मछलियां मौजूद है जिनके पास फिन्स नाम के ये स्ट्रक्चर होते हैं और जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, इसलिए मछलियां भी सबसे पहले ही आई थी। इसके बाद समय बढ़ता गया और इवोल्यूशन होता गया और हमें उड़ने वाले जीव भी दिखाई देने लगे। अगर आप पानी में रहने वाले जीवों को हवा में उड़ने वाले जीवों से कंपेयर करें तो आपको काफी सारी सिमिलरिटी दिखेगी। सबसे बड़ी सिमिलरिटी फिन्स एंड विंग्स की है। फिन्स नाम के इस बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से मछलियां पानी में अपनी बॉडी को मूव कर पाती है और कुछ इस तरह से आंखों की मदद से चिड़िया भी हवा में उड़ पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी और हवा में मूवमेंट करने में काफी कम अंतर होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही तरह के जीव हमें कुछ कुछ सिमिलर बॉडी फीचर्स के साथ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट पानी और हवा इतनी ज्यादा सिमिलर होते हैं कि इन्हें फिजिक्स की किताबों में एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया जाता है। इन दोनों को ही फ्लूइड कहा जाता है। इन दोनों में ही मूवमेंट करना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट की एक और नई कैटेगरी बनाई थी जिसमें वह उन प्लैनेट्स को डालते हैं जो पृथ्वी जैसे तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वहां पर जीवन मौजूद होने के चांस हो सकते हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स को कहा जाता है हाइसियन प्लैनेट्स। हमारी पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल नाम की जीव होते हैं जो हाई टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई रेडिएशन में भी अपने आप को बिल्कुल सही सलामत बचाए रख पाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन पर स्टडी करके ये पता लगाया कि अंतरिक्ष के बाकी ग्रहों में भी ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं, इसलिए हमें सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रहों को ही नहीं ढूंढना चाहिए। यहीं से इस नई एक्सोप्लैनेट कैटेगरी की फॉर्मेशन हुई है। जैसे जैसे हम तकनीकी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम अंतरिक्ष में दूसरे जीव जंतुओं को भी ढूंढने के करीब पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जानते हैं कि अंतरिक्ष में हमारे जैसा कोई और सिविलाइजेशन हो सकती है या नहीं, लेकिन इसके चांस काफी हाई है। ये सोचना कि हम इंसान इतना ज्यादा यूनिक है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, ये एक बेवकूफी की बात है। ये कहना कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन नहीं है बिल्कुल इस बात के बराबर है कि आप समुद्र से एक चम्मच पानी ले और कहे कि उसमें कोई मछली नहीं है।
हमने अभी ब्रह्मांड के बहुत ही छोटे हिस्से को खोजा है और हम उसमें ही लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अगर हमें उस छोटे से हिस्से में कुछ नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में कोई भी एलियन नहीं मौजूद होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या वाकई में ब्रह्मांड में कहीं एलियन एग्जिस्ट करते हैं? आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।